Hello and welcome to Life Legend Studies. Today we are going to discuss about My Mother at 66 by Kamla Das. Class 10 Tulip series, poem number 6. In this particular poem, you are going to experience the highest level of the human emotion and the importance of the relationship. Got it? As usual, जिस तरह हम पहले जो पोम है या कोई प्रोज है, कोई स्टोरी है, जिस तरह पहले हम उसके राइटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी जो ये माय मदर एट 66 है जो कमला दास ने लिखी है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कमला दास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शायद मैंने आप लोगों को बोला होगा कि हमें कमला दास या हमें राइटर के या पोइट के बारे में हमें क्यों पढ़ना होता है, हमें उसके बारे में क्यों जानना होता है। एज आई सेड कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर और द माइंडसेट ऑफ द अदर्स विदाउट रीडिंग अबाउट देम। जब तक हम उनके बारे में पढ़ते नहीं है, जब तक हम राइटर के बारे में पढ़ते नहीं है, तब तक जो उसने लिखा है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं कि हम पहले राइटर के या पोइट के माइंडसेट को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि ये किस सर्कमस्टेंसेस में लिखते थे, इसका मतलब कि क्या नजरिया था, वर्ल्ड को लेके क्या नजरिया था। जब हम उन सारी चीजों को जानते हैं, उसके बाद ही हमें एक्चुअल एंड प्योर मीनिंग ऑफ द पोएम, ऑफ द स्टोरी और व्हाटएवर दे हैव रिटन उसकी समझ आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम एज यूजुअल किसके बारे में पहले बात करेंगे, कमला दास के बारे में बात करेंगे। जानते हैं पहले कमला दास के बारे में। कमला दास ऑल्सो नोन एज कमला सुरैया। क्या नाम है इसका शबाश, इसका दूसरा नाम क्या है, कमला सुरैया के नाम से भी इसको जाना जाता है। वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934 इन मालाबार केरला। ठीक है, केरला में एक जगह है जिसका नाम है मालाबार, इसका नाम है। और यहीं पे जो ये हमारी शायरा है जिसका नाम है कमला दास पैदा होती है कब, 31 मार्च 1934 को ये पैदा हो जाती है। शी वॉज एन इंडियन पोइट एंड लिटरेचर एंड एट द सेम टाइम ए लीडिंग मलयालम ऑथर। अगर आप कमला दास के बारे में जानना चाहते हो, कमला दास जो है ये इंडिया में रहती थी, मगर अपनी पोइम्स या अपनी राइटिंग या अपना लिटरेचर अदर जो इसकी राइटिंग वर्क्स है तो उसने किस में लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है। ठीक है, ना सिर्फ उसने अपने लोकल लैंग्वेज में लिखी है बल्कि इंग्लिश में भी उसके बहुत सारे पोइम्स है, उसके बहुत सारी पोइट्री है, उसके बहुत सारे एसेज भी किसमें है या नॉवेल किसमें है, इंग्लिश में भी है। हर पॉपुलैरिटी इन केरला इज बेस्ड चिफली ऑन हर शॉर्ट स्टोरीज। अगर आप देखोगे कि उसकी पॉपुलैरिटी, जो उसकी मकबूलियत केरला में थी, वो किसके बेस पे थी, जो उसने शॉर्ट स्टोरीज लिखी है या ऑटोबायोग्राफीज लिखी है। क्या लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज या ऑटोबायोग्राफीज की वजह से वो केरला में मानी जाती थी। इतना ही नहीं, वहां में अगर आप देखोगे वहां पे जो ये पेन नेम यूज करती थी, जो इसका तखल्लुस जिसको हम कहते हैं, वो क्या था, माधवी कुत्ती। क्या अगर इसके आगे हम जाएंगे, वाइल हर ओयर इन इंग्लिश रिटन अंडर द नेम कमला दास। मगर जो इसके मतलब कि और वर्क्स है, जो इसके आगे के जो और काम जो इसने करे हैं, जो भी इसने राइटिंग करी है, जो भी किताबें इसने लिखी है, चाहे ऑटोबायोग्राफी लिखी है, स्टोरीज लिखी है, नॉवल लिखी है, पोम्स लिखी है, बात आ रही है समझ में। वहां पे ये अपना नाम क्या इस्तेमाल करती थी, वहां पे कमला दास का नाम ही इस्तेमाल करती थी। यहाँ पे दो चीजें समझ आनी चाहिए, दो चीजें याद रखनी है। एक तो जो मलयालम में, या हम कह सकते हैं कि मलयालम में जो इसने लिखा है, मलयालम में जो इसने किताबें लिखी है, उनमें जो इसका नाम है वो क्या है, माधवी कुत्ती। मगर जो इंग्लिश में इसका लिटरेचर है, इंग्लिश में इसके वर्क है, वहां पे कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता था, कमला दास। इज नोटेड फॉर पोम्स एंड एक्सप्लिसिट ऑटोबायोग्राफीज। किसके लिए जानी जाती है, पोम्स के लिए और ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, आत्मकथा, जो हम अपने बारे में खुद ही लिखते हैं। एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होती है कि अगर मैं दूसरे किसी की मतलब कि उसकी जिंदगी के बारे में लिखूं, उसके लाइफ इवेंट्स लिखूं, आपकी जिंदगी के बारे में मैं लिखूं, तो वो बायोग्राफी बन जाएगी। मगर जब मैं खुद ही अपनी जिंदगी के बारे में लिखूं, जब मैं अपनी लाइफ के बारे में लिखूं, खुद ही अपनी लाइफ के बारे में लिखूं, तो उसको बोला जाएगा ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी। बात आ रही है समझ में। हाँ, Some of her works in English include the novel। अब देखते हैं मतलब कि इनमें इसने जो इंग्लिश में जो लिखी किताबें हैं, क्या क्या इसने इंग्लिश में लिखा है, कौन कौन से है। नॉवल कौन सी है, अल्फाबेट ऑफ लस्ट,
ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हेयरलोड, ये इसकी मतलब की शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। हाँ, अदर स्टोरीज इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, कितनी बुक्स ऑफ पोइट्री इसने लिखी है? 5 बुक्स ऑफ पोइट्री इन्होंने लिखी है। शी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइडो। यहाँ पे एक चीज याद रखना, देखो ये लिरिकल आइडो में ना, मैं आप लोगों को समझाऊं ये क्या है? आप लोगों ने सुना है ये क्या होता है? शायद मैंने इससे पहले नहीं आप लोगों को बोला है, राइट? कहीं पे शायद, हाँ चलो कोई मसला नहीं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। लिरिकल आइडोम होता है यूज ऑफ पोइटिक लैंग्वेज, यूज ऑफ पोइटिक लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द इमोशंस। जब हम पोइटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, यहाँ पे ये क्यों है? देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि ये जो कमला दास है, इसने ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बड़े ही हसास तरीके से आप लोगों के सामने लाया है। लोगों के सामने इसे ह्यूमन रिलेशंस को, ह्यूमन इमोशंस को अपनी पोइटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करके बहुत ही हसास अंदाज में लाया है। माय मदर एट 66 इज एन एग्जांपल। और इसी ह्यूमन रिलेशनशिप के एहसास को समझाने के लिए यहाँ पे आप लोगों के इस ट्यूलिप सीरीज में क्लास 10th में पोएम नंबर 6 जो है माय मदर एट 66, ये समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे दी गई है कि ह्यूमन रिलेशन, इंसान की लाइफ में रिलेशंस की कितनी अहमियत है, इंसान की लाइफ में रिश्ते कितने अहम है, जो रिश्ते आज हम भूल गए हैं। आज इस मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह के, हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ रह के हम अपने इमोशंस खो गए हैं, हम अपने रिलेटिव्स खो गए हैं, हम अपने रिश्ते भूल गए हैं। मगर ये वाली पोएम आप लोगों को याद दिलाएगी कि इंसान के जहन में, इंसान की लाइफ में ये रिश्ते कितने अहमियत रखते हैं। जानना चाहोगे? कौन कौन जानना चाहता है? गुड, तो देखते हैं इंशाल्लाह। तो सेंट्रल एरिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एजिंग इज एन इंपॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना? एजिंग क्या होती है? उम्र का बढ़ जाना। अभी आप बच्चे हैं, कल बड़े होंगे, फिर बूढ़े हो जाओगे। ये इंपॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है, क्योंकि इसकी एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा होती है, और कभी कभी ये दुख देने वाली होती है, और कभी कभी ये खुशी का बायस बन जाती है। आगे हम समझाते हैं। A person enters his childhood, experience youth when he is full of energy and dream to have luxury of life। ये क्या होता है कि इंसान की ये एक प्रोसेस है कि पहले बच्चा पैदा हो जाता है, अपनी वो छोटी उम्र में वो बचपना उसका होता है, उसके बाद स्कूल जाने लग जाता है, उसके बाद यूथ उसमें आ जाता है, यूथ हो जाता है, शादी कर लेता है, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या हो जाता है? फिर ये इस दुनिया से वापस रुखसत हो जाता है, फिर मर जाता है, उसकी रूह फिर से कब्ज कर दी जाती है। तो ये एक प्रोसेस है, ये ह्यूमन लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एंड दैट इज द रियलिटी। फाइनली ही अप्रोचेस हिज ओल्ड एज एंड एनकाउंटर्स डेथ। रिलेशनशिप बिटवीन people become stronger at every aspect of life, can't bear separation due to aging। तो क्या है मसला यहाँ पे कि जितना हम जिस स्टेज ऑफ लाइफ में हम आते हैं ना, इस वाले पोएम में आप लोग यही देखोगे, हर किसी स्टेज में आप लोगों की जो रिलेशनशिप्स है ना, वो और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, तो मम्मा से प्यार बहुत होता है, हमारे लिए मम्मा हमारी दुनिया होती है। मगर जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी शादी होती है, तो हमारी दुनिया ही चेंज हो जाती है। लड़की के लिए उसकी दुनिया उसकी वाइफ बन जाती है, लड़की के लिए उसकी दुनिया उसका हस्बैंड बन जाता है। बात आ रही है समझ में? फिर जब हम आगे चलते हैं, हमारी दुनिया हमारे बच्चे बन जाते हैं। बात आ रही है समझ में? फिर ना वाइफ दुनिया रहती है, ना माँ ना बाप, फिर हमारे बच्चे हमारी दुनिया रह जाते हैं, बन जाती है, और हमारे बच्चों की दुनिया कोई और। भाई मतलब कि इस तरह से हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और हमारी जो इमोशंस है, एज ए चैट, इससे पहले वाले यूनिट में भी, इससे पहले वाले पोएम में भी मैंने आप लोगों को समझाया है कि ये जो D.H. लॉरेंस है, वो कहा करते थे कि इंसान में जो फीलिंग्स है वो इनोट है, हर किसी इंसान में फीलिंग्स है, मगर अब कोई वक्त होना होता है, अब कोई टाइम होता है जिस टाइम पे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, डॉस open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked। देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, ये जो शायरा है ये कहां पे होती है?
अपने पेरेंट के घर होती है, यानी कि ये अपने मायके में होती है, अपने पेरेंट के घर होती है। तो क्या होता है कि ये अपने पेरेंट के घर से कहां जा रही होती है? कोचिन जा रही होती है। लास्ट फ्राइडे की बात है, ये आप हमें ये कहानी सुनाती है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को क्या हुआ है कि जब मैं अपने पेरेंट के घर से गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। जाना कहां था मुझे? कोचिन मुझे जाना था। और आई सा माई मदर, मैं अपनी माँ को देख रही हूं। मैंने अपनी यहाँ पे मतलब कि वर्ड्स पे अगर हम जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या है कि मैंने अपनी माँ को देखा। मगर यहाँ पे इस तरह से हम देख ये कह सकते हैं, इमोशन हम इस तरह से जनरेट कर सकते हैं कि क्या रही है कि जब मैं अपनी गाड़ी में बैठी थी, मैं कोचिंग की तरफ जा रही थी, मेरी माँ मुझे सी ऑफ करने आई थी, वो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आई थी। मेरी माँ मेरे बगल में बैठी है, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ या पीछे गाड़ी में बैठी हूँ, मेरी माँ मेरे साथ बैठी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं अपनी माँ की तरफ देख रही थी, उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। किसकी तरफ देख रही थी? अपनी माँ के चेहरे की तरफ देख रही थी। तो मुझे क्या लगा, जब मैं अपनी माँ के चेहरे की तरफ देख रही थी, मुझे उसका चेहरा, पहले वो मतलब डोजन का मतलब होता है हल्की सी नींद आ जाना, ठीक है, बिल्कुल। मैंने देखा कि मेरी माँ सो रही है, इसको हल्की सी नींद पर, जैसे गाड़ी में होता है ना, जब हम वो खुमार सा चढ़ जाता है। और मैंने देखा कि मेरी माँ को भी क्या हुआ है, हाँ, इसको नींद आ गई। मगर सिर्फ नींद का मसला नहीं है बेटा, यहाँ पे देखो, ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ। मुंह क्या है? खुला हुआ। यहाँ पे ओपन माउथ का मतलब क्या है कि ओपन माउथ क्या है, यहाँ पे एजिंग को भी मतलब कि दर्शाता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो ओल्ड एजेड है, तो देख लेना कि वक्त की तकाज की वजह से जब वो सो रहे होते हैं ना, कि उनका मुंह खुला रहता है ना। तो मैंने क्या देखा, मैं अपनी माँ की तरफ देख रही हूँ, जो सोई हुई है, आंखें बंद है, नींद में है, उसमें उसको खुमार चढ़ा हुआ है। इतना ही नहीं, और क्या देखा है कि उसका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्पस, मैंने देखा है कि उसका चेहरा एशन क्या होता है, पीले रंग का। पीले रंग का क्या मतलब होता है कि चेहरे के मतलब कि वो डिम रंग का, डिम हो गया है, ठीक है। देखो असल में अब देखो क्या है, देखो इमोशन, देखो क्या कहते हैं। और यहाँ पे ये भी याद रखना, कॉर्पस का मतलब होता है डेड बॉडी, लाश, मुर्दा। कॉर्पस का मतलब क्या होता है? मुर्दा। क्या कहती है शायरा यहाँ पे, जब मैं अपने घर से अपनी गाड़ी में थी, मेरे साइड में मेरी माँ बैठी हुई थी, और मैं किसके चेहरे की तरफ देख रही हूँ? अपनी माँ के चेहरे की तरफ देख रही हूँ। मैंने देखा कि मेरी माँ जो है हल्की सी नींद में है, मुंह खुला हुआ है, मगर उसका चेहरा जब मैंने देखा है तो मुझे ऐसा लगा, उसका चेहरा बराबर उसी तरह से बुझा हुआ मुझे लगा जैसे एक मुर्दे का होता है। उसका चेहरा मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे कोई मर जाता है, जो उसके चेहरे पे वो शिकन आ जाती है, जो उसके चेहरे का वो रंग आ जाता है। मरने के बाद इंसान का रंग, वो चेहरे का रंग वो पीला जैसा पड़ जाता है ना। तो इसी तरह से मैंने क्या देखा कि मेरी माँ का चेहरा पीला पड़ गया है, मेरी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। एंड रियलाइज्ड, और मुझे एहसास हो जाता है किस चीज का? विद पेन, बड़े ही दर्द के साथ, बड़े ही दुख के साथ इस चीज का मुझे एहसास हो जाता है, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक। वो तो मेरी माँ तो अब बूढ़ी हो गई है, अब मरने को तैयार है, अब ये मरने के करीब पहुंच गई है, ठीक। अपनी माँ की तरफ देख के जब उसको लगा ना कि इसका ये कलर, इसके चेहरे का कलर उतरा हुआ है ना, इसको ऐसा अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। अभी तक कोई मतलब कि ये अगर आपने के पेरेंट को कोई बुरा बोलेगा, आप लोगों को बर्दाश्त हो जाता है? नहीं हो जाता है, मतलब हो जाता है, इंसान को दर्द होता है, दुख होता है। मगर यहाँ पे बड़े ही मुश्किल, बड़े ही पेन के साथ जब शायरा खुद ये सारी चीजें देखती है, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है, तो बड़े ही दुख के साथ ये इस बात को तस्लीम करती है, ये इस बात को एग्री करती है कि मेरी माँ जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, अब ये आखिरी आयाम में है। शायद मैं जो अपनी माँ को आज देख रही हूं ना, जो मेरी मुलाकात मेरी माँ के साथ हो रही है, शायद ये आखिरी है।
शायद ये क्या है, आखिरी है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, मगर जल्दी से मैं इस ख्याल को अपने जहन से निकाल देती हूँ। एंड लुक आउट, और अपनी खिड़की से बाहर देखती हूँ। एट ए यंग ट्री सरप्राइजिंग, क्या लगता है इसको कि जब मैं खिड़की से बाहर देख रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शाबाश, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ जो है मेरे साथ दौड़ रहे हैं, मेरी गाड़ी के साथ दौड़ रहे हैं। असल में ये अपनी लाइफ प्रोसेस को याद कर रही है। अब इस माँ के इस ख्याल को, बूढ़े होने के ख्याल को जहन से निकालने के लिए ये सोचती है कि जब मैं छोटी थी फिर हमने क्या किया था, फिर हम स्कूल जा रहे थे, उसके बाद हम हाई स्कूल गए, उसके बाद हम कॉलेज गए, इन्हीं ख्यालों में एक हो गई। बात आ रही है समझ में? किनका इस्तेमाल करके? ट्री स्प्रेडिंग का इस्तेमाल करके ये अपने बचपन के ख्यालों में खो रही है। नहीं तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग क्या है कि ये खिड़की से बाहर देख रही है और इन दरख्तों को अपनी गाड़ी के साथ दौड़ते हुए देख रही है। द मैरी चिल्ड्रन सिपलिंग आउट ऑफ देयर होम, क्या होता है यहाँ पे कि ये जो मैरी चिल्ड्रन होते हैं, खुश मतलब कि बच्चे जो बहुत खुश है, बच्चे जो बहुत खुश है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूं कि बच्चे बहुत खुशी खुशी से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बच्चे बहुत खुशी खुशी से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये भी मुझे अपने बचपन की याद दिलाते हैं कि व्हेन आई वाज, शाबाश, जब मैं भी एक छोटी बच्ची थी, जब मैं भी खेला करती थी, अपनी माँ की गोद में बैठा करती थी, इसके गोद में खेला करती थी, एंड ऑल दैट ये अपने ख्यालों में खो रही है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब ये कहाँ पहुंच जाते हैं? एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां पे सिक्योरिटी चेक एज यूजुअल जैसे होता है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही यार्ड्स में दूर थी, यानी कि कुछ कदम में अपनी माँ से दूर थी। अब जब सिक्योरिटी चेक होता है वहां पे मतलब कि उनको नहीं छोड़ा जाता है ना, जिनको बोर्डिंग करना होता है, जिनको कहीं जाना होता है, सिर्फ उनको छोड़ा जाता है वहां तक। बाकी जो आप लोगों के साथ होते हैं उनको बाहर ही इंतजार करना होता है। तो कुछ फासले की दूर पे, ठीक है, कुछ फासला है इनके बीच में। क्या कहती है? स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, मैं अपनी माँ से कुछ फासले दूर हूं। आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से मैंने एक बार किसकी तरफ देखा है? माँ की तरफ। मुझे ये देखो ना, यहाँ पे तो पूछो इमोशन क्या है, इमोशन कितनी है कि पूरे रास्ते ये अपनी माँ के साथ कोई बात ही नहीं कर पाई। जब इंसान के जहन में इमोशन ज्यादा हावी हो जाते हैं ना तो इंसान बात नहीं कर पाता है। ये मोहब्बत है ना, ये जो इसकी मोहब्बत है अपनी माँ के साथ, ये इतना इसमें खो रही है, इसको ये डर लग रहा है कि कहीं ये मेरी माँ के साथ मेरी आखिरी मुलाकात तो नहीं होगी। इस डर में ये इसको जो ये तकलीफ हो रही है, ये इसी सोच में अपनी माँ की तरफ सिर्फ देख पाती है और अपनी माँ के साथ बात नहीं कर पाती है। फिर से क्या होता है कि एयरपोर्ट पे ये अपनी माँ से कुछ यार्ड दूर होती है और अपनी माँ की तरफ देखती है। एन का मतलब होता है, मतलब वो बेरंग सा, बेरंग, कलरलेस। हाँ, पेल का मतलब क्या होता है? पीला। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, अपनी माँ से कुछ ही दूरी पे। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से अपनी माँ के चेहरे पर नजर दौड़ाई है। मैंने क्या देखा है? अपनी माँ का रंग, अपनी माँ का चेहरा मैंने कलरलेस देखा है। अपनी माँ के चेहरे को मैंने कलरलेस, बेरंग पाया है और पीला हो गया है इसके माँ का चेहरा। एज ए लेट विंटर्स मून, ऐसा लग रहा है एज ए लेट विंटर्स मून। क्या है यहाँ पे? एज का इस्तेमाल हुआ है। फिर से क्या है? क्या है यहाँ पे? हाँ, वेरी गुड। ये अपने माँ के चेहरे को किसके साथ कंपेयर करती है? विंटर्स मून के साथ। विंटर्स मून क्या होता है कि जब विंटर होता है, लेट विंटर होता है, तो क्या होता है? बादल छाए हुए होते हैं, बादलों के पीछे सूरज होता है, तो इसकी रोशनी कितनी होती है? बहुत कम होती है। ये कहती है कि जब मैंने एयरपोर्ट पे भी अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा, जब मैंने माँ के चेहरे को कलरलेस, बेरंग मैंने माँ को देखा है, किस तरह से बेरंग हो गया था, जिस तरह से विंटर में चांद ये बेरंग हो जाता है, इसी तरह से मैंने किसका चेहरा बेरंग देखा है? अपनी माँ का चेहरा बेरंग देखा है। फैमिलियर एज, एज क्या होता है? डर, तकलीफ। बराबर उसी तरह की तकलीफ मुझे यहां पे हुई है। फैमिलियर होती है कि समथिंग दैट यू आर नोन, ठीक है, जिसे आप वाकिफ है। बात आ रही है समझ में? तो ये कहती है कि यहां पे मुझे वैसी पेन हुई है, इस पेन से मैं पहले से वाकिफ हूं। बराबर ऐसा ही दर्द मुझे हुआ है। माई चाइल्डहुड फेयर, जैसे कि मेरे बचपन में मुझे डर लगता था।
जब मुझे बचपन में डर लगता था, जब मैं ये जो जो पेन मुझे उस वक्त फील होती थी, वही पेन मुझे आज भी हो रही है जब मैं अपनी माँ से सेपरेट हो रही हूँ। जब जो दर्द मुझे उस वक्त होता था, जब माँ कहीं जाती थी, मुझे कहती थी कि आप यहीं पे रुको, आप दीदी के साथ रुको, आप बाबा के साथ या किसी और के साथ रुको, जो पेन मुझे उस वक्त फील होती थी, वही पेन मुझे आज भी फील हो रही है जब मैं अपनी माँ से आज अलग होती। ठीक है, ये माँ का एहसास ही बेटा कुछ अलग होता है। माँ से जुदाई कोई इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान माँ की जुदाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर आप कहीं जाती थी तो मुझे वो जो तकलीफ होती थी, जो पेन होती थी, मेरी माँ, आज भी मुझे वो तकलीफ हो रही है, आज भी वही पेन मुझे फील हो रही है जब मैं एयरपोर्ट पे आपके चेहरे की तरफ देख रही हूँ। और तब तो मुझे पता भी नहीं था, मगर आज मुझे इस चीज का एहसास आ कि आप बूढ़ी हो गई, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, शायद इसके बाद हमारी फिर से मुलाकात हो या ना हो, तो इस दर्द, ये दर्द मुझे खाए जा रहा है। बात आ रही है समझ में? बट एज आई सेड ऑल आई सेड वाज सी यू अम्मा। क्या वन भाई, क्या इंसान क्या बोल पाएगा? फिर वहां पे इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मुंह में जबान ही नहीं है। इंसान के अंदर बहुत कुछ होता है बोलने के लिए और कुछ बोल ही नहीं पाता है। जब इमोशंस इंसान पे हावी हो जाते हैं, है ना, जब फीलिंग जाग जाती है। और यहाँ पे माँ है बेटा, माँ से सेपरेशन है। इतनी बड़ी होके भी ये अपनी माँ से सेपरेशन बर्दाश्त नहीं करती है। ये हमारे लिए एक मैसेज है कि हम क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। जब आप सुबह घर से निकलते हो, स्कूल निकलते हो, पहले माँ से झगड़ा करते हो, पहले माँ से लड़के आते हो। माँ अगर आप लोगों को एक बात बोलती है, आप लोग 10 बातें उसको सुनाते हो। अरे बेटा, माँ जैसा कोई नहीं है, माँ जैसी नियामत इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी माँ की कदर किया करो, अपनी माँ की इज्जत किया करो। इतनी बड़ी होके भी एयरपोर्ट पे भी रो रही है अपनी माँ से जुदाई में, अपनी माँ की जुदाई में रो रही है। यहाँ पे इसको ख्याल आ रहा है कि मेरी माँ तो बूढ़ी हो गई है, शायद मेरी माँ के साथ मेरी ये आखिरी मुलाकात है। इस दर्द को ये सह रही है और कहती है कि ये वही दर्द बराबर है। मुझे आज समझ आ गया कि जब मैं बचपन में अपनी माँ से अलग होती थी, जब मेरी माँ कहीं जाती थी, एक सेकंड के लिए भी जब मेरी माँ मुझसे दूर हो जाती थी तो मैं रोती थी, मुझे तकलीफ होती थी। वही दर्द मुझे आज यहाँ पे भी हो रहा है और मैं बेबस हूं, मेरी जुबान बंद हो गई है, मैं कुछ बोल ही नहीं पाते। ऑल आई कैन सेड वाज सी यू अम्मा। फिर मिलेंगे, सिर्फ मैं इतना बोल पाई इस पूरे सफर में, बस यही एक वर्ड मैं अपनी मां को बोल पाई, क्या? सी यू अम्मा, फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड, जो मैं कर सकी, अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा करने के बाद, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करने के बाद मैं बस एक चीज कर सकी, व्हाट वाज दैट? स्माइल। अपने चेहरे पे वो स्माइल लाए ताकि मेरी माँ को एक पल की खुशी तो मिले। माँ ऐसी में खुश होती है ना, जब उनके बच्चे खुश होते हैं ना तो माँ खुश होती है। हम माँ की खुशी में खुश नहीं होते, मगर माँ हमेशा अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होती है। And all I did was smile, smile and smile and smile. बस मुस्कुराते रहे। दर्द मेरे जो है वो अंदर ही है। समझ आया? इसीलिए प्यारे बच्चों, अपनी रिश्ते की कदर करो, अपने माँ बाप की कदर करो, इनकी सुना करो, उनसे कभी लड़ा नहीं करें। कौन कौन से पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुए हैं इस वाले पॉइंट में? पहले सिमली आई है। कौन कौन सी सिमली आई है? वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। यहाँ पे आप लोग मुझे बता सकते हैं ये सिमली कैसी है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यहाँ पे एज का इस्तेमाल हुआ है। इतना ही नहीं, मतलब जो भी सिमली और मेटाफर वगैरह वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है। दूसरे स्टैंजा में क्या आता है? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ पर्पस। ये भी यहाँ पे सिमली का इस्तेमाल हुआ है, लाइक का इस्तेमाल हुआ है। ये भी इस वाले फॉर्म में जो है सिमली है। मेटाफर कौन सा है? द मेरी चिल्ड्रन स्लिपिंग आउट ऑफ देयर होम, जो मैंने आप लोगों को बोला है कि ये मेटाफर है। क्या होती है? एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स टू नॉन ह्यूमन। ठीक है, ये मैं यहां पे लिखता हूं, आप लोग भी लिखे। एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स टू नॉन ह्यूमन। जब हम ह्यूमन कैरेक्टर किसी नॉन ह्यूमन के साथ एट्रीब्यूट करेंगे, बात आ रही है समझ में, उसको हम बोलते हैं कि ये पर्सनिफाई हम करते हैं। जैसे कि यंग ट्री स्प्रेटिंग, यंग ट्रीज के लिए हमारे बचपन के लिए इस्तेमाल हुआ है।
ठीक है, ये मतलब कि ये इंसान की जो क्वालिटीज है वो ट्रीज में है, ठीक है, मगर यहाँ पे इसने ट्रीज का इस्तेमाल किया है, अपने बचपन का इस्तेमाल किया है, बचपन को लेके बचपन के बदले इसने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, यंग ट्रीज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या होता है कि जब एक ही लाइन में, एक ही स्टैंजा में, एक ही लाइन में वर्ड्स को रिपीट किया जाए। देखो यहाँ पे कितनी बार आया है, आई डिड, ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे वर्ड्स का क्या हुआ है, यहाँ पे वर्ड्स रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये रिपीटेशन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉइंट। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गई होगी, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो आप लोग देखते रहें लाइफ लेजन स्टडीज। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।